नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 12,000 रुपया पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 12,000 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 12,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 20% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 9 माह का। हमें टाइम कितना दिया, 9 माह का। और हमसे पूछ कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई पूछ रहा है। हमसे पूछ कह रहा है सीआई पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, यानी त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। यानी ब्याज जो है हर 3-3 महीना पे काउंट हो रहा है। तो देखिए एक वर्ष में टोटल कितना महीना होता है, एक वर्ष में टोटल 12 महीना होता है। यानी एक वर्ष में टोटल 12 महीना होता है और ब्याज जो है 3-3 महीना पे काउंट हो रहा है। यानी एक वर्ष में ब्याज जो है कितने बार काउंट होगा, 4 बार। तो देखिए जब ब्याज त्रैमासिक रूप से काउंट होता है और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वार्षिक दिया होता है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वार्षिक दिया होता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से भाग देते हैं, क्योंकि ब्याज जो है 4 बार काउंट हो रहा है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा दिया, वार्षिक दिया है। तो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से भाग देंगे। यानी 20% में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यानी 5% त्रैमासिक हमारा क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। और समय हमारा अगर वर्ष में दिया होता है, समय हमारा अगर वर्ष में दिया होता है तो हम उस समय में 4 से गुना करते हैं, तो हमारा जो है समय जो है त्रैमासिक रूप में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ समय हमारा क्या दिया, 9 माह दिया है। तो देखिए 9 माह में कितना त्रैमासिक होगा, 9 माह में कितना त्रैमासिक होगा, 9 माह में 3 त्रैमासिक होगा। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 12,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% वार्षिक है। और टाइम कितना है, 3 वर्ष। अब देखिए हम यहाँ 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे। हम यहाँ 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे। 3 वर्ष का हम यहाँ सीआई काउंट करेंगे। तो देखिए पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का कितना मिल जाएगा, 5%। तो देखिए 12,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 600 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 600 रुपया। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% मिलेगा, यानी 600 रुपया मिलेगा। तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% यानी 600 रुपया मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज का भी हमें ब्याज मिलता है। यानी दूसरे साल हमें जो इस 600 का 5% और ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम इस 600 का 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 रुपया। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए ये 60 हमारा कहाँ से निकल के आएगा, तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए 600 + 600 यानी 1200 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। अब देखिए बच क्या गया, हमारा 30 रुपया बच गया। यानी 30 रुपये का भी हमें 5% तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। तो देखिए 30 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सीआई निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1800। और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 91.5। यानी ये हमारा हो जाएगा 1891.5 रुपया। यानी टोटल सीआई हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल सीआई निकल के आ गया 1891.5 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 800 रुपया साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में, साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 900 रुपया हो जा रहा है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 900 रुपया हो जा रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है
कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 800 रुपया। अभी भी टाइम कितना है, टाइम कितना है 3 वर्ष का, टाइम कितना है 3 वर्ष का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना हो जा रहा है R प्लस का 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है R प्लस का 3%। तो देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है R प्लस का 3%। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का R प्लस का 3% मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का R प्लस का 3% और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का R प्लस का 3% मिलेगा। यानी यहाँ जो है यहाँ के अपेक्षा टोटल जो है कितना परसेंट ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यहाँ जो है टोटल 3% 3 वर्ष जो है ज़्यादा मिलेगा। यानी टोटल 3 वर्ष में 9% जो है प्रिंसिपल का ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम इस अमाउंट में यानी 900 रुपये में हम इस अमाउंट में अगर प्रिंसिपल का 9% ऐड कर देंगे तो यहाँ का हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी हम इस 800 का 9% अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। 8 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72। 72 को अगर हम 900 में ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 972 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा 972 रुपये। यानी यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाएगी तो यह राशि कितनी हो जाएगी 972 रुपया हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 972 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A, B तथा C मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। A तथा B मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। C अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 30 मिनट और दूसरा समय क्या दिया 50 मिनट। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 30 और 50 का हम एलसीएम निकालेंगे, 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 और 50 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 150 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेंगे 150 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 150 यूनिट। अब देखिए इस 150 यूनिट काम को जब A प्लस B प्लस C यानी तीनों मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 30 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 30 मिनट का समय लग रहा है। और इस काम को जब A और B मिलके करें, A और B मिलके करें तो कितना समय लग रहा है 50 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए तीनों मिलके 30 मिनट में अगर 150 यूनिट काम करें तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए A और B मिलकर 50 मिनट में अगर 150 यूनिट काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी निकल के आ गया और A प्लस B का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि C अकेला उस काम को कितना समय में कर पाएगा। तो देखिए A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट और A प्लस B का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट। यानी हम यहाँ से C का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से C का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए C का इफिशियंसी निकालने के लिए A प्लस B प्लस C के इफिशियंसी में से अगर हम माइनस कर ले A प्लस B का इफिशियंसी तो हमारा C का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। तो देखिए 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 यूनिट। यानी C का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 2 यूनिट। अब देखिए C जो है 2 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 150 यूनिट काम करेगा, 150 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा 150 2 से कितने बार में जाएगा 75 बार में। यानी कितना समय लग जाएगा 75 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा कि C अकेले उस काम को 75 मिनट में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया 5 घंटा और दूसरा समय क्या दिया 4 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 20 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 20 यूनिट। अब देखिए जब भरने वाला पाइप 20 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है
5 घंटा का समय लग रहा है। और जब खाली करने वाला पाइप 20 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 4 घंटा का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 4 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ प्लस और माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये भरने वाला पाइप है और ये खाली करने वाला पाइप है, यानी ये पॉजिटिव काम कर रहा है और ये नेगेटिव काम कर रहा है। तो देखिए जो पॉजिटिव काम कर रहा है उसके सामने हम पॉजिटिव का सिंबल लगा रहे हैं और जो नेगेटिव काम कर रहा है उसके सामने हम नेगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से दोनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 यूनिट पानी भरने में 5 घंटा में 20 यूनिट पानी भर रहा है। 5 घंटा में 20 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? 4 यूनिट। अब देखिए खाली करने वाला पाइप 4 घंटा में 20 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा? 5 यूनिट पानी खाली करेगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि टंकी अगर पूर्णतया भरी हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए दोनों पाइप को अगर खोल दिया जाएगा तो भरने वाला पाइप 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा। भरने वाला पाइप 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा और खाली करने वाला पाइप 1 घंटा में 5 यूनिट पानी खाली करेगा। यानी दोनों पाइप मिलके 1 घंटा में कितना पानी खाली कर पाएंगे? अब देखिए ये जो है 4 यूनिट पानी भरेगा और ये जो है 5 यूनिट पानी खाली करेगा, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 1 यूनिट पानी जो है खाली कर पाएंगे। तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि टंकी पूर्णतया भरी हो, तो देखिए टंकी का इफिशियंसी कितना है? 20 यूनिट। तो खाली करने में कितना समय लग जाएगा? अब देखिए दोनों मिलके 1 घंटा में जो है 1 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं तो 20 यूनिट पानी खाली करने में 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ कितना समय लग जाएगा? 20 घंटा का समय लग जाएगा। यानी टंकी को पूरे तरीके से खाली होने में कितना समय लग जाएगा? 20 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 20 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से वही दूरी तय करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा? अब देखिए दूरी क्या है? फिक्स है। तो देखिए जब दूरी हमारी फिक्स होती है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए दूरी फिक्स है और यहाँ जो है हमें स्पीड दिया हुआ है। पहला स्पीड क्या दिया? 60 किलोमीटर पर घंटा और बाद का हमें स्पीड क्या दिया? 80 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर घंटा और बाद का स्पीड क्या है? बाद का स्पीड है 80 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और ये 20 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। यानी यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया? 3:4 निकल के आ गया। तो देखिए जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी पहले अगर 4 यूनिट का समय लग रहा होगा तो अब कितना समय लगेगा? 3 यूनिट का समय लगेगा। अब देखिए पहले जो है कितना समय लग रहा था? जब 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो कितना समय लग रहा था? 210 मिनट का। और यहाँ कितना समय लग रहा है? 4 यूनिट का। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 210 मिनट। इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 210 मिनट दिया है। तो हम इस 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 210/4। हम इस 1 यूनिट के वैल्यू में 3 से गुना करेंगे तो हमारा 3 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 630/4 मिनट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो देखिए ये 4 से अगर हम काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा? ये 4 से चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 1 बार में। 4 से कितने बार में चला जाएगा? 1 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा? 2। ये हमारा हो जाएगा 23। 23 4 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा? 3। ये हमारा हो जाएगा 30। 30 जो है 4 से कितने बार में जाएगा? 7 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हम पॉइंट लगाएंगे, 1 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 4 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारा समय निकल के आ गया 157.5 मिनट। यानी वही दूरी अगर 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा तो पहले जो है 210 मिनट का अगर समय लग रहा था तो अब कितना समय लगेगा? 157.5 मिनट का समय लगेगा। हमारा समय क्या निकल के आ गया? 157.5 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, 2 नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा तथा 15 किलोमीटर पर घंटा है।
यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नाव ए का हमें स्पीड क्या दिया, हमें क्वेश्चन में नाव ए का हमें स्पीड दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर घंटा, और नाव बी का हमें स्पीड क्या दिया, नाव बी का हमें स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर घंटा। नाव बी का हमें स्पीड क्या दिया, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हमने मान लिया कि जो धारा का स्पीड है, हमने मान लिया कि जो धारा का स्पीड है, धारा का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है, जो धारा की स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a जो है धारा के अनुकूल तथा b धारा के विपरीत। तो देखिए जब नाव धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि a जो है धारा के अनुकूल जा रही है, तो देखिए a जो है धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा के अनुकूल का स्पीड क्या हो जाएगा 12 प्लस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि b जो है धारा के विपरीत जा रही है, तो देखिए b धारा के विपरीत जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा के विपरीत का स्पीड क्या हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हमारा स्पीड निकल के आ गया, धारा के दिशा वाला और धारा के विपरीत दिशा वाला, और दोनों के बीच का हमें दूरी क्या दिया है, दोनों के बीच का हमें दूरी क्या दिया, दोनों के बीच का हमें दूरी दिया हुआ है, दूरी हमें दिया हुआ है 108 किलोमीटर, दूरी हमें क्या दिया 108 किलोमीटर, और हमसे पूछ रहे हैं कि कितने समय बाद वो परस्पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए अगर हम दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल के और इस समय में अगर हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिलने का समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो देखिए रिलेटिव स्पीड हम यहाँ निकालेंगे तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो देखिए 12 प्लस x प्लस का 15 माइनस x करेंगे तो यहाँ से हमारा प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा 27 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गया और दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में स्पीड से हम भाग देंगे। तो देखिए 27 से 108 कितने बार में जाएगा, 27 से 108 4 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा 4 घंटा, यानी वे दोनों परस्पर जो है एक दूसरे से 4 घंटा बाद मिलेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है धातु के बने एक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, पाइप की मोटाई निकालना है। तो देखिए पाइप की मोटाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें क्वेश्चन में पाइप का बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है, तो मोटाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या निकालना होगा। अब देखिए हम आंतरिक त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पाइप का आयतन दिया हुआ है, हमें पाइप का आयतन क्या दिया है, हमें पाइप का आयतन दिया हुआ है 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें पाइप कैसा दिया है, बेलनाकार दिया हुआ है। तो देखिए हम बेलनाकार पाइप का आयतन कैसे निकालते हैं, बेलनाकार पाइप के आयतन का हमारा फार्मूला होता है पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए ये किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 748 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 22/7, पाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 22/7। हाइट क्या दिया है, पाइप का लंबाई क्या दिया 14 सेंटीमीटर, यानी हाइट हमारा क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर का हमें वैल्यू दिया है, कैपिटल आर का वैल्यू हमें क्या दिया 9 सेंटीमीटर। तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 748। अब देखिए 7 से 14 कितने बार में जाएगा, 7 से 14 2 बार में जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो ये 11 से 6 बार में जाएगा, हाथ में क्या जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 88, 88 11 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, और इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। अब देखिए 2 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 4, 4 से अगर हम 68 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 17 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा
81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस आर स्क्वायर को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 17 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 81 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे, 81 में से 17 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 81 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो हम इसमें से अगर 20 माइनस कर लें, 20 माइनस कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब देखिए हमने कितना ज़्यादा माइनस कर लिया 3, तो देखिए 61 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, यानी यहाँ से हमारा r क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा r क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा r निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए स्मॉल r इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 8 सेंटीमीटर, और कैपिटल R इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 9 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है पाइप का मोटाई। तो देखिए पाइप का मोटाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या में से हम आंतरिक त्रिज्या माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पाइप का मोटाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 सेंटीमीटर, यानी पाइप की मोटाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। हमें क्या निकालना है, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया है और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 25%, ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 25, और डिस्काउंट हमें कितना दिया है, 25, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 25। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125, और हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 25 से काट लें तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये 25 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो देखिए यहाँ से हमारा MP बटा CP इक्वल टू क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा MP बटा CP इक्वल टू निकल के आ गया 5/3, यानी वस्तु का CP अगर 3 यूनिट होगा तो MP कितना होगा, 5 यूनिट, यानी वस्तु का लागत मूल्य अगर 3 यूनिट होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, 5 यूनिट। अब देखिए मैं क्वेश्चन में वस्तु का लागत मूल्य कितना दिया हुआ है, 1440 रुपये, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 1440 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 24, 24 3 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 0 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 480 रुपये निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछ कर रहा है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य क्या है, 5 यूनिट, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है तो देखिए 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0, 40 के 0 हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 20 4 कितना हो जाएगा, 24, यानी अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया, 2400 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 2400 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। हमें क्या निकालना, मतों का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि कार्यालय में कुल कर्मचारियों का संख्या 100 है, हमने मान लिया कि कार्यालय में कुल कर्मचारियों का संख्या 100 है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40% महिला कर्मचारी हैं, 40% महिला कर्मचारी है, तो हम 100 का अगर 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए 100 में से 40 महिला हैं, यानी शेष पुरुष होंगे। पुरुष कितने होंगे, 60। अब देखिए जो महिला है उसमें से 40% महिला जो है वो मतदान करे, और जो पुरुष है उसमें से 60% पुरुष जो है वो मतदान करे, यानी 40 का 40% महिला जो है वो मतदान करे और 60 का 60% पुरुष जो है वो मतदान करें। तो देखिए 40 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 60 का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, यानी 40 में से 16 महिला जो है वो मतदान करे और 60 में से 36 पुरुष जो है वो मतदान करें। तो देखिए यहाँ से हम टोटल मतों का संख्या निकाल सकते हैं। टोटल मतों का संख्या क्या हो जाएगा, 16 प्लस 36। हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 52।
अब देखिए टोटल जो है उसे 52 मत मिल रहे हैं, टोटल जो है उसे 52 मत मिल रहा है और टोटल कर्मचारी का संख्या कितना है 100, यानी 100 में से उसे जो है 52 मत मिल रहा है, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मतों का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 52%, यानी उसके मतों का प्रतिशत क्या निकल के आ गया 52% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा क्रमशः 6:1, 5:2 और 3:1 के अनुपात में है। यदि सभी मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, दूध और पानी का रेशियो निकालना है। अब देखिए पहले बर्तन में दूध और पानी का हमें रेशियो क्या दिया है, पहले बर्तन में हमें दूध और पानी का रेशियो दिया है 6:1। दूसरे बर्तन में हमें रेशियो क्या दिया है, दूसरे बर्तन में हमें रेशियो दिया है 5:2 और तीसरे बर्तन में हमें रेशियो क्या दिया है, तीसरे बर्तन में हमें रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले बर्तन में अगर 6 यूनिट दूध होगा तो 1 यूनिट क्या होगा, पानी होगा, यानी पहले बर्तन का आयतन कितना होगा, पहले बर्तन का आयतन होगा 7 यूनिट। अब देखिए दूसरे बर्तन में अगर 5 यूनिट दूध होगा तो 2 यूनिट क्या होगा, पानी होगा, यानी दूसरे बर्तन का आयतन कितना होगा 7 यूनिट। अब देखिए तीसरे बर्तन में अगर 3 यूनिट दूध होगा तो 1 यूनिट क्या होगा, पानी होगा, यानी तीसरे बर्तन का आयतन कितना होगा 4 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि समान मात्रा, यानी तीनों बर्तन का आयतन क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा आयतन निकल के आया वो समान निकल के नहीं आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन को समान करेंगे। अब देखिए आयतन समान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 7 में हम 4 से गुना कर लें, इस 7 में हम 4 से गुना कर लें और इस 4 में हम 7 से गुना कर लें तो यहाँ से हमारा आयतन समान निकल के आ जाएगा। यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा 28 यूनिट, यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा 28 यूनिट और यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा 28 यूनिट। अब देखिए यहाँ अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमें रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24:4 हो जाएगा। इस रेशियो में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20:8 हो जाएगा और इस रेशियो में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21:7 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ दूध से दूध ऐड कर देंगे और पानी से पानी ऐड कर देंगे तो हमारा अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 65, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या निकल के आ गया, अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो निकल के आ गया 65:19 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 65:19 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।